बहुत शॉर्ट में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बता देंगे, लिस्ट देंगे, डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं जहां से आपको ठीक लगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मोटे मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। एक बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए, अगला बच्चा देर से हो उसके लिए, और दूसरा हमेशा के लिए बच्चा बंद करना। स्पेसिंग मेथड्स की बात की जाए तो वो बैरियर मेथड हो सकता है, मतलब कि ओवम और स्पर्म के बीच में, अंडकोश और स्पर्म के बीच में एक बैरियर बना देता है ताकि वो लोग न मिल पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, जाइगोट ना बने और कंसेप्शन नहीं हो। फिर है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, बच्चेदानी के अंदर रखने वाली डिवाइसेस। पहले नॉन मेडिकेटेड या फर्स्ट जनरेशन डिवाइसेस आती थी, बाद में मेडिकेटेड सेकेंड या थर्ड जनरेशन डिवाइसेस आने लगी। फिर हार्मोनल मेथड्स, हार्मोन इस्तेमाल करके जिससे कि ओव्यूलेशन ना हो। पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स, मतलब कि एक बार बच्चा ठहर गया तो उसको गिराना, जल्दी गिराओ तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, ओरल अबॉर्टिफिकेशन, और थोड़ा देर से तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चा गिराना। और तरीके हैं एब्स्टिनेंस, मतलब कि इंटरकोर्स हो ही ना, कोइटस इंटरप्टस जल्दी से निकाल लेना, सेफ पीरियड मेथड। इसके अलावा है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। इसमें यह देखा जाता है कि बॉडी में ओव्यूलेशन किस डेट को होने की संभावना है, उसके आसपास इंटरकोर्स न किया जाए तो बच्चा ठहरने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यह बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, या इनका कॉम्बिनेशन। उसके अलावा जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, नवजात शिशु को, तो पहले 6 महीने वो दूध पिलाना ही अपने आप में एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाता है, लेकिन ये बहुत डिपेंडेबल नहीं है। और यदि महीना पहले आ गया 6 महीने से पहले, तो ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो या तो पहले 6 महीने, और या फिर जब पहला महीना आ जाए, जो भी ज्यादा जल्दी हो जाए। फिर टर्मिनल मेथड्स कौन से हैं? पुरुष की स्टरलाइजेशन, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। बैरियर मेथड्स में जल्दी जल्दी बता दें, पहला है कॉन्डोम, निरोध आपने सुना होगा सरकारी। सेकंड फीमेल कॉन्डोम, ये फीमेल द्वारा पहना जाता है इंटरकोर्स के पहले। डायाफ्राम, ये एक वेजाइनल बैरियर है, इसको डच कैप भी कहा जाता है। ऐसे इसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है और यूट्रस की जो सर्विक्स है उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। ये फिंगर्स द्वारा फीमेल खुद करती है। इस फोटो में आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड की फोटो है, बाएं हाथ की तरफ डायफ्राम अंदर डाला जा रहा है और दाएं हाथ की तरफ डायफ्राम अपनी जगह पे फिक्स है। अगर इस डायफ्राम को एक स्पर्मिसिडल जेली, वो जेली जिसमें को स्पर्म को बांधने की दवाई हो, उससे भर दिया जाए लगाने के पहले, तो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ये दिखाया है लेफ्ट साइड में, स्पर्मिसिडल जेली सीधे डाली जा रही है। सीधे स्पर्मिसिडल जेली भी इस्तेमाल हो सकती है और डायफ्राम के साथ भी हो सकती है। राइट में देख रहे हैं वजाइनल पेसरी, इसके अंदर स्पर्मिसिडल एजेंट है। फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, बच्चेदानी के अंदर रखने वाली दो तरह की होती है, जैसे कि हमने कहा नॉन मेडिकेटेड फर्स्ट जनरेशन या इनर्ट, और दूसरी मेडिकेटेड या बायोएक्टिव, ये सेकंड और थर्ड जनरेशन की होती है। सेकंड जनरेशन में जो आईयूडी होती है उसके अंदर कॉपर होता है, धीरे धीरे कॉपर रिलीज होता है, और जो थर्ड जनरेशन आईयूडी होती है उसमें हार्मोन होता है और धीरे धीरे लोकली वो हार्मोन बच्चेदानी के अंदर रिलीज होता है। ये है लिपिस ट्यूब, ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है। ये सिर्फ एक बच्चेदानी के अंदर रखने वाली डिवाइस है, इसमें कोई किसी प्रकार की दवाई या केमिकल नहीं होता है। ये कैसे काम करता है कि जो लोकल बच्चेदानी के अंदर है और थोड़ी सी सूजन कर देता है, तो उससे बच्चा ठहरने की संभावनाएं कम हो जाती है। कॉपर टी आपने सुना होगा, वो कैसे काम करता है? कॉपर टी भी थोड़ी सूजन करता है बच्चेदानी के अंदर, जैसे हमने पहले किया। इस सूजन की वजह से जब ओवम पहुंचता है तो वो थोड़ा काम का नहीं रहता, तो वो फर्टिलाइज होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा काम क्या करता है ये कॉपर, कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें भी कुछ केमिकल चेंजेस करता है, जिससे कि जब स्पर्म्स अंदर आते हैं तो उनका भी काम थोड़ा कम हो जाता है और वो फर्टिलाइजेशन करने के लायक नहीं रहते। और तीसरा काम क्या करती है कॉपर, कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसमें जो हल्की सी सूजन है, अगर
स्पर्म और ओवम मिल भी गए और ज़ायगोट बन भी गया तो इम्प्लांटेशन होने के लायक नहीं रहती, क्योंकि बच्चेदानी की जो लाइनिंग है उसी में हल्की सी सूजन होती है। ये आप देख सकते हैं कॉपर टी मल्टीलोड। इसके बारे में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, ये साइड में लिखा है। ये है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, बच्चेदानी की रखने वाली हार्मोन से भरी हुई आईयूडी, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम में अभी नहीं शामिल की गई है। इसमें प्रोजेस्टिन होता है, प्रोजेस्टिन मतलब प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टिन होते हैं किसी भी तरह का प्रोजेस्टेरोन, तो इसमें एक तरह का प्रोजेस्टिन भरा होता है और इसका काम क्या है कि जो हार्मोन रिलीज होता है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता जाता है, गाढ़ा करता जाता है, जिससे कि स्पर्म अंदर ना आ पाए, और उसके अलावा यूट्रस की बच्चेदानी की लाइनिंग को भी पतला कर देता है, तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। और हो सकता है कि ओव्यूलेशन को भी कुछ कम करता हो, लेकिन ये एक थ्योरी है। अब आ गई ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, मुंह से खाई जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई। ये हार्मोनल हो सकती है, जैसे कि कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें एक तरह का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों होते हैं, या खाली प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव भी होती है, खाली प्रोजेस्ट्रॉन टाइप की दवाई होती है। नॉन हार्मोनल मुंह से खाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव होती है सेंट क्रोमन की गोली। ये माला एन है जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों है, और ये माला डी है, इनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों है, और ये कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कैटेगरी में आती है। सहेली छाया, इसके अंदर सेंट क्रोमन है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है लेकिन नॉन हार्मोनल है। ये खाली प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इनके बारे में आपको क्या बताना चाहिए, ये सारी चीजें आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब सुई के द्वारा इंजेक्ट किए गए कॉन्ट्रासेप्टिव। मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे उसमें नेशनल प्रोग्राम में शामिल है, आप फोटो देख सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं, जैसे कोई भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है, इवन ओरल वाले भी और इंजेक्टेबल भी, ये एलएच सर्ज को रोकते हैं, और जिसकी वजह से एलएच सर्ज को रोकने की वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं होती है। इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस को भी ये गाढ़ा करते हैं, और आपको ये जो चीजें लिस्ट है आप इनके बारे में ये पता होनी चाहिए इंजेक्टेबल के बारे में। फिर आ गया टर्मिनल मेथड्स, हमेशा के लिए बच्चा बंद करना का ऑपरेशन। मेल में इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं और फीमेल में महिला नसबंदी। शॉर्ट में बस एक दो बात आपको बताएंगे कि महिला नसबंदी दो तरीके से हो सकती है, दो सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपी या मिनी लेप्रोटमी, और मेल स्टरलाइजेशन को कहते हैं वैसेक्टमी। जो वैसेक्टमी होती है, अगर हमें चॉइस हो, एक कपल पूछे कि हमें वैसेक्टमी करवानी चाहिए या ट्यूबेक्टमी करवानी चाहिए, महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी, तो पुरुष नसबंदी हमेशा महिला नसबंदी से ज्यादा सिंपल होती है, ज्यादा सेफ होती है और सस्ती होती है। और यदि महिला या पुरुष नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाए और बच्चा ठहर जाए तो विधान में इसके लिए मुआवजे की भी व्यवस्था है।